वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम पढ़ रहे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंतर्गत कि डेमोक्रेसी क्या है और साथ ही इसके फीचर्स पढ़ रहे थे, इसके गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। जहाँ पर अब हम आ गए हैं पेज नंबर 7 पर, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल फॉर लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। वे कौन से रूल हो सकते हैं जिसके हिसाब से नियम कानून चलते हों और साथ ही साथ वे रेस्पेक्ट करते हों सभी अधिकारों की। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कानून के वे राज और अधिकार जिसका हम आदर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एक खास चीज को जो जिम्बाब्वे में देखने को मिली है, जिसका कार्टून ऊपर दिया भी गया है हमें पेज नंबर 7 पर। This cartoon is about that Iraq election held after Saddam Hussein। ये सद्दाम हुसैन के बाद इराक के इलेक्शन के बारे में है, जिसके अंतर्गत ही सो बिहाइंड द बार्स व्हाट इज द कार्टूनिस्ट से देयर। आप देख सकते हैं कि इसमें कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है। कार्टूनिस्ट कह रहा है कि 1 वोट 1 वैल्यू रखता है प्रत्येक इंसान की, जबकि सद्दाम हुसैन यहाँ पर जेल में बंद है और वो सोच रहा है कि वो भी क्या समय थे जब वही एक अकेला व्यक्ति था और वही वोट डालता था और वही जीत जाता था। एक सिंगल वोट को ही रिप्रेजेंट किया जाता था नेता बनने के लिए। इसी तरह की एक सिचुएशन देखने को मिलती है जिम्बाब्वे में 1980 में। वहाँ पर जेएनपीएफ नाम की एक कंपनी पार्टी थी जो अपना इलेक्शन चला रही थी। साथ ही हम जानते हैं कि इस पार्टी के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे रॉबर्ट मुगाबे। इन्होंने आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता में या फ्रीडम फाइट में बहुत संघर्ष किए। उसके बाद जब पार्टी शासन में आई तो इन्होंने शासन में तब से ही ये लगातार जीतते आ रहे हैं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, लेकिन चुनावों में गलत तरीके भी अपनाते हैं, जिसके कारण ये हर बार जीत जाते हैं। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान को बदलने की कोशिश की है, या फिर ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद उन्होंने कई बार संविधान को चेंज किया है और अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए या फिर राष्ट्रपति की पावर को बढ़ाने के लिए कोशिश की है, जो एक मुख्य एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को या डेमोक्रेटिक सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के अंतर्गत होगी वह पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेगी और साथ ही साथ लॉ के हिसाब से ही और सिटीजन राइट्स के हिसाब से ही कार्य करेगी। आइए जानते हैं इन सब की समरी, इन सभी डेफिनेशंस की, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये सब क्या है। फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which people can elect a representative himself, can elected her representative himself। अब इसकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फीचर्स जो हमने इस समरी में पढ़ा, रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो लोगों द्वारा चुना हुआ नेता है वही सभी डिसीजन लेगा। रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल take all the major decision।
all the major decisions. Any problem? सेकंड रूल जो हमने इससे समझा वो क्या था, आइए जानते हैं। सेकंड फीचर, इलेक्शन ऑफ फॉर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शन पूर्ण रूप से आपका फेयर चॉइस पे होगा, जिसमें जो करंट रूलर है उसे भी लॉस होने की पूरी वो होगी, या कह सकते हैं कि वह भी अपनी ताकत को खो सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों के पास होगी। इलेक्शन ऑफर चॉइस choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. Any problem? नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट जो इस फीचर्स में हम समझते हैं, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, कि सभी लोगों पर समान अधिकार होगा, समान अपॉर्चुनिटी होगी। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी is available to all the people on an equal basis. लास्ट फीचर है इसका जो हमने समझा इस परिभाषा से, द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीडेड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। हम कह सकते हैं कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। एनी प्रॉब्लम? तो लास्ट फीचर है इसकी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस leads to the government limited by basic ruler of the constitution. And citizen rights. इस तरीके से हम कह सकते हैं इस समरी से कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और सिटीजन्स की राइट्स के आधार पर ही आपकी एक्सरसाइज की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। जो भी गवर्नमेंट कार्य कर रही है या जो भी गवर्नमेंट पावर में है, वह पूर्ण रूप से इस चीज का ध्यान रखेगी कि वह सिटीजन्स के राइट्स को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाए, और साथ ही साथ वह
सही तरीके से कार्य करेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके अंतर्गत हम समझते हैं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। किंग ऑफ भूटान हैज इलेक्टेड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेंस बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कि किंग ऑफ भूटान डिक्लेयर करते हैं कि फ्यूचर में वे पूर्ण रूप से उनकी एडवाइस पर कार्य करेंगे जो इलेक्टेड रूलर्स हैं। तो इस तरीके से ये किस चीज़ को दिखा रही है? ये दिखा रही है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, कि जो मुख्य डिसीजन लिए जा रहे हैं वे इलेक्टेड लीडर्स द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन ए राइट टू वोट इन श्रीलंका। तमिल रूल क्षेत्र के निवासी जो श्रीलंका में रहते हैं उन्हें अधिकार नहीं है वोट का। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है रेस्पेक्ट फॉर राइट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं है वहाँ पर। थर्ड है द किंग इम्पोज ए बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैली। किंग ने कह दिया है कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल गैदरिंग और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन को दिखा रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं किया जा रहा है वहाँ पर। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इंडिया का कि बिहार की जो असेंबली है वह पूरी तरीके से डिसोल्व किया जाना एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है। ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है रेस्पेक्ट फॉर राइट्स को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट ए नेचुरल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो बांग्लादेश में हैं वे एग्री करती हैं कि गवर्नमेंट का जो रूल है वह किस तरीके से कार्य करेगा। ये दिखा रहा है रूल ऑफ लॉ को। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें बांट सकते हैं और इसके अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके सेकंड फीचर्स पर, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि व्हाई डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी क्यों है और किस तरीके से कार्य कर रही है। क्या वजह है कि डेमोक्रेसी को ही हमने चुना? इसके ऊपर हम एक डिबेट देखते हैं या फिर एक डिबेट समझते हैं जो क्लास में किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसमें क्या हो रहा है। असल में ये जो डिबेट है ये लिंगदो नामक मैडम की क्लास में है, जिन्होंने यहाँ तक पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा था कि डेमोक्रेसी कैसी है, या फिर उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि बच्चे डेमोक्रेसी के बारे में क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों के अलग अलग डिसीजन आए थे, जिसमें सभी ने अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। मैडम कहती हैं वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सभी लोग डेमोक्रेसी ही चाहते हैं। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक एर्लियर आर बिकम डेमोक्रेटिक नाउ। जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां नहीं थी पहले, वे भी आज डेमोक्रेटिक हो रही हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। सभी जो महान व्यक्ति हैं वे डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा ही कहते हैं। इज नॉट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। क्या आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी अच्छी है? तो यहाँ पर एक बच्चा कहता है बट लिंगदो मैम हैज सेड वी शुड नॉट एक्सेप्टेड समथिंग जस्ट बिकम इट इज फेमस। बच्चा कह रहा है कि कोई चीज फेमस है इसका मतलब ये नहीं है कि वह अच्छी हो। जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्टेड इट इज नॉट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ। जरूरी नहीं है कि सब लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो सही ही हो सकता है कि वे गलत भी हों। इस पर जेनी कहती है यस इट एक्चुअली इज ए रॉन्ग पाथ। हो सकता है कि ये गलत रास्ता हो। व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री को देती क्या है? 7 डिक्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी आधी से ज़्यादा समय के लोकतंत्र है जो देश को कहीं ना कहीं अधिक से अधिक गरीबी दे रही है या पॉवर्टी दे रही है।
लिमलिंग नाम का एक छात्र कहता है, बट व्हाट द डेमोक्रेसी गोट टू डू विद इट, लेकिन डेमोक्रेसी इसके साथ किस तरीके से चलती है। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, जरूरी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम गरीब हैं। डू वी हैव पॉवर्टी डिफेक्ट बीइंग ए डेमोक्रेसी, हो सकता है कि हम एक डेमोक्रेसी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो भी हम गरीब हैं, या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, ये कहा जा सकता है। इस तरीके से देखते हैं हम कि मैडम की क्लास में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं लोकतंत्र को लेकर। आइए जानते हैं इन आर्ग्यूमेंट से क्या निकल कर आता है, या ये आर्ग्यूमेंट क्या समझाते हैं। डेमोक्रेसी के विरुद्ध जो आर्ग्यूमेंट हैं या फिर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट हैं उनके बारे में कह रहे हैं हम। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लीडरशिप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। समय के साथ साथ नेता बदलते रहते हैं लोकतंत्र में, जो अस्थिरता को पैदा करता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट काफी हद तक सही है। Leaders keep changing in a democracy. This led to instability. कि जो लीडर लगातार चेंज हो रहे हैं डेमोक्रेसी में, उनकी वजह से अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। सेकंड पॉइंट जो डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट में हम समझते हैं वो ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। कि डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से पॉलिटिकल कंपटीशन पर आधारित है और पावर प्ले पर आधारित है, ये मोरालिटी को कहीं भी स्कोप में नहीं रखती है। Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. नेक्स्ट आर्गुमेंट के अंतर्गत हम समझते हैं इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। चुने हुए नेता नहीं जानते कि किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट है या लोग क्या चाहते हैं। इट लीड टू द बैड डिसीजन, और वे काफी हद तक गलत डिसीजन लेते हैं। इलेक्टेड रूलर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट of the people. It led to bad decision. Any problem? नेक्स्ट में आते हैं हम डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज बेसिस ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है क्योंकि यह इलेक्टोरल कंपटीशन पर आधारित है। इस तरह के आर्गुमेंट में हम जानते हैं डेमोक्रेसी lead to corruption
corruption, for it is based on electoral competition. क्योंकि पूर्ण रूप से इलेक्टोरल कंपटीशन पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिल सकता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। सामान्य व्यक्ति नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। एक ऐसा आर्गुमेंट है जो डेमोक्रेसी को काफी हद तक बुरा बताता है। Ordinary pupil do not know what is good for them. They should not decide anything. इसका मुख्य एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक फैमिली में ऑर्डिनरी पीपल हैं सभी, और वे वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने के लिए उनके घर का एक बड़ा व्यक्ति कह देता है कि आपको वोट इसे डालनी है, और वे उसी को ही डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। इस तरह के आर्गुमेंट्स हम देखते हैं जो काफ़ी हद तक लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं या लोकतंत्र के बारे में हमें बताते हैं। अब साथ ही उन आर्गुमेंटों पर बात करते हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में हैं, या फिर ऐसे आर्गुमेंट जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं, लोकतंत्र के बारे में हमें बताते हैं। अब आ रहे हैं हम डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट के बारे में कि डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट क्या हैं या डेमोक्रेसी किस तरीके से अच्छी है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर द गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is better government because it is a more accountable for of the government। कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बेहतर फॉर्म है गवर्नमेंट की, क्योंकि यह सभी के लिए अकाउंटेबल है, पीपल्स के लिए भी और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट का शासन कर रहे हैं। सेकंड हो सकती है टास्क गवर्नमेंट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यह गवर्नमेंट काफी हद तक क्या कर सकती है, अपनी डिसीजन मेकिंग को सुधार सकती है। Democracy improve the quality of decision making। थर्ड जो आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के पक्ष में है वो कहता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी काफ़ी आसानी से, काफ़ी आसान मेथडों से डिफरेंस को डील कर लेती है या फिर उन दुविधाओं को दूर कर देती है जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड a method to deal with differences
लास्ट आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी इनहेरिट्स द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लोगों की डिग्निटी को बढ़ाती है, उनकी गरिमा को बढ़ाती है। The of citizens। इसी के साथ डेमोक्रेसी इज द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर इसलिए भी है क्योंकि यह हमें हमारी मिस्टेक से सीखने का मौका देती है, उन्हें करेक्ट करने का मौका देती है। डेमोक्रेसी is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी काफी हद तक अपनी खुद की गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है, या फिर यह अपनी गलतियों से सीखती है और उसके अंतर्गत कार्य करती है। बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत बेहतर है। First, modern democracy involves such a larger number of people that it is a large number physically impossible for them to sit together and take a collective decision। जो आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वह इस तरह की व्यवस्था है जिसमें अधिक से अधिक लोग एक साथ बात करते हैं, साथ बैठकर फैसला लेते हैं, और यह कर पाना दूसरे अर्थों में या दूसरी सरकारों में संभव नहीं है। इवन इट दे कुड द डिसीजन डज नॉट हैव द टाइम टू डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास इस फैसले में भाग लेने की ना तो इच्छा है ना उतना कौशल है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक एक बेहतर फॉर्म है जो लोगों को एकजुट करती है। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली में रहते हैं। जब भी फैसला करना होता है, एक तरह का डिसीजन देख सकते हैं हम अपनी फैमिली में, जहाँ पर बच्चों को भी उतना ही बोलने का अधिकार है, उनकी बातें भी उतनी ही सुनी जाती हैं जितनी पिता की सुनी जाती हैं। इसी तरह का एक फॉर्म हो सकता है कि मुझे वे शिक्षक नहीं पसंद है जो मेरे सवालों का जवाब ना दें या फिर अपना ही तरीके से पढ़ाते रहें। इसी तरीके से एक और चीज़ हो सकती है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी, कि एक लीडर और उसकी फैमिली ही डिसाइड करे कि पार्टी में क्या होगा। जैसे कि कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि हाँ भाई हर बार ने जो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाते हैं वो हमारे राहुल गांधी जी हैं। तो एक पार्टी को या एक परिवार को आग नहीं होना चाहिए कि पार्टी में क्या होगा। उन्हें अपनी पार्टी को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करनी होंगी। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे जो खुद उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से हम समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बैड, कि उस देश में कुल मिलाकर लोकतंत्रता साबित हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी कहला सकती है, जो जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। साथ ही साथ हम समझ सकते हैं इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल, कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों पर समान अधिकार होना चाहिए, समान तरीके से प्ले करने का, समान तरीके से वोट डालने का,
समान तरीके से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का और एजुकेशन प्राप्त करने का। इस तरीके से हम अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। इसके नोट्स आप कंप्लीट करेंगे।